हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज के रिव्यू का टाइटल है द स्वॉर्म, जो कि फ्रेंच नेशनल हॉरर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 6 अगस्त 2021 से। फिल्मों की दुनिया बड़ी निराली है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की क्रांति के बाद हम घर बैठकर दुनिया भर की भाषाओं की फिल्में देख सकते हैं। जिस तरह हर एक देश की भाषा, हर एक प्रांत की भाषा उनकी भौगोलिक स्थिति के साथ ही बदलती जाती है, वैसे ही फिल्म मेकर्स भी चाहते हैं कि हर नई भाषा में वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते जाए। इसमें जो रेगुलर जॉनर्स की फिल्में हैं, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और सस्पेंस होता है, उस पर तो फिल्में बनती आई हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कुछ नए फिल्म मेकर्स, जो हर बार कुछ नए विषयों की खोज करते रहते हैं। और ऐसे में एक जॉनर है जिसे कहते हैं नेचुरल हॉरर जॉनर। इस जॉनर में कोई नेचुरल फोर्स होता है जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और इस जॉनर का एक सब जॉनर भी है जिसे कहते हैं प्रीडेटरी एनिमल जॉनर। इस तरह के जॉनर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1963 में अल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई थी द बर्ड्स, जिसमें ऐसे पक्षी दिखाए गए थे जो कैलिफोर्निया के लोगों पर अटैक करते हैं। फिर है 1975 की स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की हुई सुपर पॉपुलर जॉज, जिसमें एक विशाल सफ़ेद शार्क होती है जो एमिटी आइलैंड के बीच टाउन में आतंक मचाती है। फिर है 1977 की इट हैपेंड एट लेकवुड मैनर, जिसे एंड्स भी कहा जाता है और जिसमें लाल चींटियां होती हैं जो लेकवुड होटल में कई लोगों की मौत का कारण बन जाती है। फिर है 2000 की स्पाइडर्स, जिसे गैरी जोन्स ने डायरेक्ट किया था और उसमें नासा के स्पेस शटल में स्पाइडर्स के एक ब्रीड पर किया गया एक्सपेरिमेंट को फेल होते हुए दिखाया गया था। फिर है स्विट्जरलैंड में 2012 में बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री मोर देन हनी, जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनीज को एक्सप्लोर किया गया है। इनके अलावा है 1988 की द नेस्ट, जो इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड थी और इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉकरोचेस दिखाए गए थे जो हत्याएं करते थे। और इन सारी फिल्मों के अलावा 2005 की एक टीवी फिल्म है लोकस्ट्स, जिसमें बायो इंजीनियर्ड लोकस्ट का हमला दिखाया गया था अमेरिका पर। इसमें लोकस्ट को रूटीन टेक्निकल इंजीनियरिंग से अटैकर बना दिया गया था और उसमें डिटेलिंग की काफ़ी कमी थी। इस डिटेलिंग को पूरा करती है ये फिल्म द स्वॉर्म, जिसमें लोकस्ट बाकायदा एक फिल्म का कैरेक्टर है। फिल्म की कहानी सेट है फ्रांस के एक छोटे से गांव में, जहां वर्जीनिया नाम की एक विधवा रहती है अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ। उसके पति का बिजनेस था बकरियों का, लेकिन उसकी मौत के बाद अब ये टिड्डों का यानी कि लोकस्ट का बिजनेस कर रही है, जो कि उसकी जवान बेटी के लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग है। उसकी बेटी को सारे ही उसके दोस्त चिढ़ाते हैं और उसकी बेटी चाहती है कि वो वहाँ से शिफ्ट हो जाए। वर्जीनिया का लोकस्ट का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्योंकि उनका वॉल्यूम कम है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए वर्जीनिया फ्रस्ट्रेट है। साथ ही साथ उसकी बच्ची परेशान है, उसका बच्चा भी परेशान है, इसलिए ये पूरी फैमिली एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में वर्जीनिया एक दिन निराश होकर इन लोकस्ट के एनक्लोजर में जाकर तोड़फोड़ कर देती हैं और एक्सीडेंटली गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो ये देखती हैं कि जहाँ गिरने के कारण उसे जख्म लगा है, उस जख्म पर लगे हुए खून को ये लोकस्ट चख रहे हैं। और फिर रात को आकर जब वो इस एनक्लोजर को देखती हैं तो इसके खून के चखने के कारण वो सारे ही लोकस्ट बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो सारे मल्टीप्लाई होने लगे हैं। अब ये देखकर ये आश्चर्यचकित रह जाती है और ये अपना जख्मी हाथ अंदर उस एनक्लोजर में डाल देती है, जिससे कि सारे लोकस्ट इसको चख सके। और उसके बाद वो देखती है कि इसके कारण उन लोकस्ट की संख्या अपने आप बढ़ने लगी है, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इसका बिजनेस बढ़ने लगता है। अब वो बाकायदा खून को खरीद कर इन लोकस्ट को फीड करने लगी है। ऐसे में एक दिन उसके बेटे की पालतू बकरी गायब हो जाती है और उसकी बेटी इस एनक्लोजर को चाकू से फाड़ देती है। अब उस फटे हुए एनक्लोजर से ये स्वॉर्म यानी कि टिड्डियों का झुंड बाहर निकलता है और उस बकरी पर अटैक कर देता है और उसे खाने लगता है। वर्जीनिया ये देख लेती है लेकिन वो किसी को बताती नहीं। अब वो इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी है कि वो किसी की चुराई हुई गाय या किसी पड़ोसी के कुत्ते को भी इस एनक्लोजर में डालने लगी है और इन लोकस्ट को फीड करने लगी है। उसकी सारी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैम्पर होने लगी है और ऐसे में वो किसी को किस करने के बाद अपने कपड़े नहीं निकाल सकती क्योंकि वो अब अपने जख्मों को खुला रखने लगी है।
ये सोचकर कि न जाने कब लोकस्ट को उसके खून की ज़रूरत पड़ जाए। अब इस वर्जीनिया का ये पागलपन उसको किस हद तक ले जाता है और क्या उसका परिवार कभी इस जंजाल से छुटकारा पा सकता है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देती है ये 101 मिनट की बड़ी ही रोमांचक फिल्म। ये रोमांचक तो है लेकिन कुछ हद तक डिस्टर्बिंग भी है, इसलिए इसमें सबसे पहले अगर खामियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खामी है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर बड़ा ही प्लेन और लीनियर है, जबकि ये फिल्म हॉरर जॉनर में आती है। सारे ही डरावने और डराने वाले सीन से परहेज रखी गई है। दूसरी खामी है सब प्लॉट्स। सारी फिल्म एक ही परिवार के इन 3 सदस्यों और इनके अलावा लोकस्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है और कोई भी सब प्लॉट डेवलप नहीं किया गया है, इसलिए पैरेलल ट्रैक्स की कमी काफ़ी खलती है इस फिल्म में। इन 2 खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बात करें तो कम से कम 5 खूबियां मैं इस फिल्म की आपको गिना सकता हूं। इन सारी खूबियों में सबसे पहली खूबी है इनोवेशन। पक्षियों, मछलियों, मकड़ियों, चींटियों और कॉकरोचेस के बाद ये टिड्डियों या लोकस्ट पर किया गया एक्सपेरिमेंट बड़ा ही इनोवेटिव है। कहानी में नवीनता है और एक क्यूरियोसिटी है जो आपको हर पल इस फिल्म में एंगेज रखती है। दूसरी खूबी है डिटेलिंग। लोकस्ट को पाल कर उसके बिजनेस करने की डिटेलिंग काफ़ी अनोखी है। बड़ी ही विस्तीर्णता से इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राइटिंग बड़ी ही मैच्योर है। तीसरी खूबी है सिनेमाटोग्राफी। रोमन कैराकनेड है सिनेमाटोग्राफर जिन्होंने फ्रांस की खूबसूरती के साथ साथ लोकस्ट के शॉट्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से शूट किए हैं। खासकर वो सीक्वेंस जब ये टिड्डियों का झुंड या द स्वॉर्म लोगों पर अटैक करते हैं। चौथी खूबी है डायरेक्शन। जस्ट फिलिपॉट है इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने इससे पहले की थी 2018 में एसिड। इस फिल्म में उनका डायरेक्शन एकदम सधा हुआ है और साथ ही साथ सारे पात्रों की व्यथा और फिर टिड्डियों के व्यवसाय की बारीकियों को उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से बैलेंस किया हुआ है। और फिर 5वीं खूबी है परफॉर्मेंसेस। सुलैन ब्राहिम है विधवा वर्जीनिया के किरदार में और वो आउटस्टैंडिंग है। बच्चे हैं मैरी नैरबॉन और राफेल रेमॉन्ड जिन्होंने अपने पात्रों के साथ न्याय किया है। इनके परफॉर्मेंसेस के कारण ही आप इस आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म को देख सकते हैं। इन 5 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म पिछले साल कांस फिल्म फेस्टिवल में क्रिटिक्स वीक में दिखाई गई थी और काफ़ी सराही गई थी। इस फिल्म की थीम जितनी डिफरेंट है उतने ही भयानक है इस फिल्म के आफ्टर इफेक्ट्स जो आप पर ग्रो होते हैं। इस फिल्म का इनोवेटिव अप्रोच आपको कई दिनों तक याद रह जाता है। ये स्वॉर्म या टिड्डों का झुंड बड़ा ही हैरत अंगेज और हिंसक है जो आपको प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। गो फॉर इट।